आज अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज जावा की। ठीक है ना? सबको सुनाई दे रहा यस यस सर। है ना? स्क्रीन यस दिख सर रही है सबको? यस सर ठीक है ना? तो सबको स्लाइड दिख रही होगी, है ना? चलिए ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है। अभी तक अपन ने देखा था जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या होता है। फिर अपन ने देखा था कि जावा के फीचर्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल है, पोर्टेबल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डायनामिक है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडेड है। ऐसे अपन ने सारे उसके फीचर्स देख लिए थे जावा के। अब हम उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं आगे। हमने एक बार आपसे बात की थी कि जावा का जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो बाइट कोड बनता है। ठीक है। और फिर बाइट कोड को जेवीएम जो है एग्जीक्यूट कराता है। तो अपन ने जेवीएम एक चीज देखी थी, तो अपन आज देखते हैं कि जेवीएम क्या है, फिर अपन देखेंगे जेडीके क्या है, फिर अपन देखेंगे जेआरई क्या है। तो अपन आज का यही चीज है कि जेवीएम, जेडीके और जेआरई, इन तीनों चीजों को अपन को थोड़ा थोड़ा देखना है और उसके बाद अपन आगे चलेंगे उनके क्या रिलेशन है आपस में। तो जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। कभी भी यदि आपसे जावा पूछी जाएगी, यदि जावा का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या इंटरव्यू या आप कहें कि वाइवा में, तो आपसे जेवीएम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, है ना? तो जेवीएम आपको पता होना चाहिए। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। तो ये क्या होती है? ठीक है, क्या होता है जेवीएम? सो जेवीएम इज द हार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो मेन चीज है जावा प्रोग्रामिंग की वो है अपना जेवीएम। अब जेवीएम क्या करता है? जब अपन कंपाइल करते हैं जावा प्रोग्राम को, ठीक है ना, तो अपन को पता है कि .exe फाइल नहीं मिलती है, अपन को क्या मिलती है? .class फाइल। तो ये जो क्लास फाइल है, इस क्लास फाइल में होता क्या है? इसमें होता है बाइट कोड्स। बाइट कोड्स होते हैं मतलब बाइट में चेंज हो चुका होता है। तो ये जो जेवीएम है, अब काम आता है जेवीएम का। जब तक आपका सोर्स कोड या जो अपन ने प्रोग्रामिंग लिखी है, कोडिंग की है, उसको कंपाइल करने के बाद जो अपना एक क्लास फाइल आई थी, तब तक जेवीएम अपने पिक्चर में नहीं आया था। यानी कि जावा लैंग्वेज तब तक जेवीएम का काम नहीं हुआ था। जब हमने जावा सोर्स कोड को कंपाइल कर लिया तो हमारे पास बाइट कोड जो कि .class फाइल के रूप में होती है ना, वो आ जाती है। तो जब बाइट कोड आ जाता है हमारे पास, तब जेवीएम का काम आता है। तो जेवीएम क्या करता है? जेवीएम उस बाइट कोड को मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज करता है। किसके थ्रू चेंज करता है? इंटरप्रेटर के थ्रू। ठीक है ना? तो इंटरप्रेटर मैंने बताया था आपको, जैसे कंपाइलर होता है वैसे ही इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? तो जेवीएम इंटरप्रेटर की हेल्प से बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है। ठीक है ना? किसमें करता है चेंज? मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब जिसको आपकी मशीन समझ लेगी, है ना? जैसे कि अपन ने सबसे शुरुआत में बताया था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका सीपीयू या आपकी मशीन उसको नहीं समझ पाती, आपको उसको चेंज करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, 0 1 के फॉर्म में। उस मशीन लैंग्वेज के कोड को ही वो आपकी मशीन समझ पाती है। तो जेवीएम भी क्या कर रहा है? जो आपका बाइट कोड था, जो कि आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद मिला था, इस बाइट कोड को दोबारा चेंज करेगा। मतलब कि 2 स्टेप होते हैं इसमें, पहले कंपाइलर आएगा फिर इंटरप्रेटर आएगा। ठीक है ना? तो जेवीएम ही इंटरप्रेटर का यूज करके आपके बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब इसमें आपकी मशीन समझ सकती है और वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है? अब ये जेवीएम जो है ये खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन से कोड में कन्वर्ट करना है, ऐसे कोड में कन्वर्ट करना कि वो वाली मशीन आपकी समझ पाए। ठीक है ना? तो एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, है ना? जेवीएम इज द हार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। When we compile a Java program, it's not .exe file, it's a .class file. ठीक है? .class file consists of Java bytecode. JVM interprets the bytecodes into machine code depending upon underlying operating system and hardware combination. मतलब कि आपका OS कौन सा, आपका हार्डवेयर कौन सा, इन दोनों को देखते हुए JVM उसको कन्वर्ट करता है। तभी तो हमने बोला था कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है? क्योंकि वो JVM
किस प्लेटफॉर्म पे डला हुआ उसके अकॉर्डिंग ही उस बाइट कोड को चेंज करता रहता है, ठीक है ना। तो एक एक बार डायग्राम देख लो ये वाला। मान लो ये जावा अपनी एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन बोल रहे हैं, जावा प्रोग्राम बोल रहे हैं, ठीक है। इस जावा प्रोग्राम के बाद क्या आता है, वो जेवीएम के पास आता है जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो जेवीएम देखता है कि इस प्रोग्राम को या इस बाइट कोड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो वो देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उस हिसाब से वो कन्वर्ट कर देता है। तो जेवीएम कहाँ होता है, देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जावा प्रोग्राम के बीच में होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लाइफ टाइम ऑफ अ जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन की लाइफ टाइम की बात करते हैं। लाइफ टाइम से यहाँ मतलब ये होता है कि जेवीएम अपने प्रोग्रामिंग के पिक्चर में कब आता है और कब जाता है ना। यानी कि आपने सोर्स कोड लिखा, उसको कंपाइल किया, उसको रन किया, तो इसमें जेवीएम कहाँ आया और कहाँ तक था, है ना, किसके पहले तक नहीं था और किसके बाद नहीं रहेगा, यानी कि किस दौरान वो जेवीएम अपना प्रोग्राम में आया। लाइफ टाइम का मतलब यही होता है कि आपके प्रोग्राम में किस जगह पे आया और फिर कहाँ तक रहा और फिर कहाँ से खत्म हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब अपन सोर्स कोड को लिखते हैं, सोर्स कोड मतलब समझ गए ना, जब भी आप कोडिंग बोलते हैं ना, कोडिंग करते हैं, उसको अपन सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपने जावा प्रोग्राम को लिखा सोर्स कोड में, जब आपने पूरा कोड बना लिया, फिर उसको आपने कंपाइल जावा सी के थ्रू कंपाइल किया, तो आपको बाइट कोड मिला। जब आप इस बाइट कोड को जावा कमांड के थ्रू रन करेंगे, तब आपकी पिक्चर में आता है जेवीएम, यानी कि बाइट कोड बनने के बाद जेवीएम आता है। और जब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम और जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो जेवीएम भी खत्म हो जाता है, तो जेवीएम भी वहां पे टर्मिनेट हो जाता है। तो बाइट कोड बनने के बाद जेवीएम आता है, ठीक है ना। व्हेन अ जावा एप्लीकेशन स्टार्ट्स, a runtime instance of JVM is created. When the application completes, the Java instance terminates. यानी कि जब जावा एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो प्रोग्राम बनने के बाद जब अपन उसको रन करते हैं, तब अपना JVM जो है ना क्रिएट हो जाता है। और जैसी वो एप्लीकेशन खत्म हो जाती है तो JVM भी टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज है, मान लो आपके सिस्टम पे एक से ज्यादा जावा प्रोग्राम रन हो रहे हैं, तो समझ लो कि एक से ज्यादा JVM भी रन हो रहे होंगे, यानी कि हर एक प्रोग्राम एक JVM के पास रहता है। If you start multiple applications at the same time on the same computer, then the multiple instance of JVM are created, and when the application complete, the JVM instance terminate. ठीक है ना। यानी कि एक से ज्यादा यदि आपके पास जावा प्रोग्राम है तो एक से ज्यादा जेवीएम बनेंगे। मान लो कि 3 जावा प्रोग्राम आपके एक साथ रन हो रहे हैं, तो तीनों जावा प्रोग्राम जो है अलग अलग जेवीएम के पास जाके रन होंगे, यानी कि हर एक जेवीएम के पास एक प्रोग्राम की जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। यानी कि ईच जावा एप्लीकेशन रन्स इनसाइड इट्स ओन जेवीएम, हर एक जावा प्रोग्राम अपने जेवीएम के अंदर रन करता है। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे एक प्रोग्राम ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन 1 जो है ये अपने जेवीएम पर रन करेगी। एप्लीकेशन 2 यानी कि प्रोग्राम नंबर 2 है तो वो अपने जेवीएम पर रन करेगी। एप्लीकेशन 3 है तो वो अपने जेवीएम पर रन करेगी, ठीक है। ये जेवीएम जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को देखते हुए उनसे इंटरेक्शन कराएंगे और उनसे आउटपुट आपको दिखा देंगे, ठीक है। या जो भी इंटरेक्शन आपको करना है, मान लो कुछ फाइल में इनपुट करना है या फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ रिट्रीव करना है, रीड करना है ना, तो जो भी इंटरेक्शन करना है हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग जेवीएम बन के तैयार होगा, ठीक है। तो लाइफ टाइम ऑफ जावा में यही था कि जावा वर्चुअल मशीन कब पिक्चर में आती है और कब खत्म होती है। तो जेवीएम अभी हाल इतना ही। अब हम पढ़ते हैं जेआरई, ठीक है। हमने जेवीएम पढ़ लिया है, जावा वर्चुअल मशीन अपन ने पढ़ ली। अपन हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब ये होता क्या है, ठीक है ना। ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या चीज होती है, जेवीएम को बोल रहे थे हार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग का सेंटर पॉइंट क्या है, मेन चीज क्या है, जेवीएम, जो कि आपके प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, आपको आउटपुट दिखाता है ना। और अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग हिसाब से अलग अलग जेवीएम होता है। अब हम नेक्स्ट चीज पे आ गए हैं, जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये क्या चीज होती है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में होता है जेवीएम, क्लास लाइब्रेरीज और सपोर्टिंग फाइल्स, ठीक है। यानी कि
JVM जो है JRE के अंदर होता है, ठीक है। यदि आपको जावा प्रोग्रामिंग करनी है तो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। उस इन्वायरमेंट में जैसे अपन ने कोड किया तो अपन को जावा लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, क्लास लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी ना, कि मान लो अपन ने कोई चीज लिखी और उसकी डेफिनेशन अपन के पास नहीं है, तो अपन ने क्या किया, लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर दिया। अपन हैज इंक्लूड कर देते ना, अब इसमें अपन इम्पोर्ट का यूज करेंगे, तो इम्पोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को। क्लास लाइब्रेरीज मतलब कुछ क्लासेस की डेफिनेशन पहले से ही लाइब्रेरी में लिखी हुई है, तो अपन को वो क्लासेस क्या है इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो वो लाइब्रेरीज पहले से बनी हुई हैं। तो अपन को जावा प्रोग्राम बनाना है तो अपन उन लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। उसके अलावा भी कुछ सपोर्टिंग फाइल्स हैं उनका भी यूज करते हैं, प्लस JVM का भी यूज करते हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला के और सपोर्टिंग फाइल्स हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और एक और चीज, इसमें कोई डेवलपमेंट टूल नहीं होता है। डेवलपमेंट टूल मतलब कोई कंपाइलर नहीं होता, कोई डीबगर नहीं होता है ना, कोई एप्लेट व्यूअर नहीं होता, ठीक है। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में JVM होता है, क्लास लाइब्रेरीज होती हैं और अदर सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी डेवलपमेंट टूल्स लाइक एडिटर, कंपाइलर, डीबगर। इसमें कोई डेवलपमेंट टूल नहीं होता। डेवलपमेंट मतलब कोडिंग करने के लिए जो आपको जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है एडिटर की, आपको जरूरत पड़ती है कंपाइलर की, डीबगर की, तो वो चीजें JRE के पार्ट में नहीं आती हैं। Actually, JVM runs the Java program and it uses class files and other supporting files provided in Java runtime environment। यानी कि JVM तो प्रोग्राम को रन कराता है, और प्रोग्राम रन कराने के लिए उसको जो क्लासेस की जरूरत है, जो सपोर्टिंग फाइल्स की जरूरत है, वो आपका JRE प्रोवाइड करा देता है। तो इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, JRE। यानी कि JVM और क्लास लाइब्रेरीज और सपोर्टिंग फाइल्स। लाइब्रेरी मतलब देखो RT.jar मतलब कि रन टाइम डॉट जार, ठीक है ना। जार मतलब कि जावा आर्काइव। तो ये दो चीजें हैं, JVM और रन टाइम पे जो आपको क्लास लाइब्रेरी से आवश्यकता पड़ने वाली, अदर सपोर्टिंग फाइल की आवश्यकता पड़ने वाली, ये सब मिला के आपका क्या है, JRE, ठीक है। तो अपन ने JVM देख लिया है, अपन ने JRE देख लिया। अब हम तीसरी चीज देखने जा रहे हैं, क्या, JDK, जावा डेवलपमेंट किट। अब ये जावा डेवलपमेंट किट क्या चीज हुई, अब आप समझ सकते हो। दो चीज अपन ने पढ़ ली, तो तीसरी चीज जो है उनका सुपर कॉम्बिनेशन होगा, सुपर सेट होगा। यानी कि जो भी चीजें आपको जावा डेवलपमेंट में जरूरत पड़ने वाली है, उन सबको मिला के JDK होता है। तो जावा डेवलपमेंट किट यानी कि JDK प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स टू डेवलप जावा प्रोग्राम एज वेल एज रन इट। मतलब कि डेवलप करने के लिए जितनी टूल की आवश्यकता पड़ती है वो, और उनको रन करने के लिए, दोनों चीजों के लिए। तो पहले JRE क्या था, रन टाइम एनवायरनमेंट था, तो वो मिला लो, और जो अपने टूल्स थे वो मिला लो, तो JDK बन जाएगा। यानी कि JDK में क्या आएगा, टूल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप जावा एप्लीकेशन, मतलब जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो टूल चाहिए वो, प्लस JRE जो अपन ने अभी पढ़ा सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और जो टूल्स जो रिक्वायर थे। यानी कि अपन ने जो JRE पढ़ा था, अपन ने जो JRE पढ़ा था, इसमें क्या था, इसमें टूल्स नहीं थे। इट डज नॉट कंटेन एनी डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। वही टूल्स अपन को अब मिल गए हैं किसमें, JDK में। तो JDK क्या हुआ, वो टूल्स प्लस JRE, मतलब जो अपन ने JRE पढ़ा था उसमें भी अपन टूल्स और ऐड कर दें, तो जो अपना पूरा बंडल बन जाएगा उसको बोलेंगे अपन JDK, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है ना। तो देखो टूल्स कौन कौन से चाहिए, जावा कंपाइलर हो गए, डीबगर हो गया, एप्लेट व्यूअर हो गया, इत्यादि, है ना। तो इन सबको मिलाए इनको क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। तो ये टूल प्लस JRE, इसका अपन डायग्राम देखते हैं। देखो कंपाइलर, डीबगर, जावा एप्लेट, ये हो गए टूल्स। तो ये जो अपना था, ये चीज क्या थी, अपनी पूरी JRE, ठीक है ना। ये लिखा है JRE, मतलब इसमें क्या क्या था, क्लास लाइब्रेरी थी, सपोर्टिंग फाइल थी, प्लस JVM भी था, ठीक है ना। JVM भी था, क्लास लाइब्रेरी, सपोर्टिंग फाइल्स भी था। ये हो गया था अपना पूरा JRE, और इसमें टूल्स ऐड कर दिए जाएंगे, कंपाइलर, डीबगर, जावा एप्लेट व्यूअर, इन सबको मिला दिया जाए तो ये पूरा बंडल बनता है। इसको क्या बोलते हैं, JDK, जावा डेवलपमेंट किट। अपन जब भी इंस्टॉल करते हैं जावा, जब कोड करते हैं तो कोडिंग करने के लिए अपन को JDK की आवश्यकता पड़ती है, तो अपन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, JRE ऑटोमेटिक आ जाता है, JRE के अंदर JVM भी आ जाता है, और टूल्स तो रहते ही है। तो कुल मिला के JDK जो है सब चीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
तो अपन ने पढ़ा था JVM, फिर अपन ने पढ़ा था JRE, फिर अपन ने पढ़ा है JDK। JVM था जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था, मेन चीज। फिर JVM में अपन ने क्लास फाइल, सपोर्टिंग फाइल को मिला दिया तो वो बन गया JRE। फिर अपन ने JRE में टूल्स मिला दिए, डेवलपमेंट टूल्स, तो वो बन गया अपना JDK। तो ये याद रखना, सबसे पहले JVM, फिर JRE, फिर JDK, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं आगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको जस्ट इन टाइम कंपाइलर के बारे में बताया था कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर के कारण अपनी जो जावा है वो कैसे हो जाती है, हाई परफॉर्मेंस हो जाती है। एक फीचर मैंने बताया था आपको, जावा इज इंटरप्रेटेड एंड हाई परफॉर्मेंस। चूंकि इंटरप्रेटेड होती है जावा, दैट मीन्स कि आपके जावा को लाइन बाय लाइन हम इंटरप्रेट करते हैं। अब चूंकि लाइन बाय लाइन करते हैं तो स्लो होगी, बट हमने कहा कि वो कैसी है, हाई परफॉर्मेंस, यानी कि वो जल्दी जल्दी चलेगी। तो वो हाई परफॉर्मेंस कैसे होती है, तो उस समय मैंने आपको जस्ट इन टाइम कंपाइलर के बारे में बताया था। तो ये जो फीचर है जस्ट इन टाइम कंपाइलर का, यही जो है जावा को फास्ट बना देता है। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है, अपन ये दोबारा आज इसको देखते हैं। जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज अ पार्ट ऑफ JVM। ये JVM का पार्ट होता है। इट इज यूज टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। इसका यूज जावा के एग्जीक्यूशन टाइम को तेज करने के लिए होता है, यानी कि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आया है, आउटपुट जो है जल्दी आया, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए, जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए, तो स्पीड अप करने के लिए काम आता है। अभी कैसे काम करता है वो अपन आगे देखेंगे। तो आप ये समझो कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है कहाँ होता है, JVM के अंदर, है ना। तो पहली चीज, जिट कंपाइलर बोल दो या जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम का मतलब ये जस्ट इन टाइम है, तो तुरंत, है ना। तो एक सेकेंड, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जावा का पार्ट होता है, यानी कि JVM का पार्ट होता है। इसकी सहायता से आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो है मतलब जल्दी हो जाता है, स्पीड से होता है। पहले अपन देखते हैं कंपाइलर क्या है, फिर अपन देखते हैं कि GIT उसको कैसे फास्ट करता है। अभी तक मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कंपाइलर एक चीज है और इंटरप्रेटर एक चीज है, ठीक है ना। तो कंपाइलर अपन देख लेते हैं आखिरकार होता क्या है। तो कंपाइलर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज कर दे, ठीक है। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है ना। अब कंपाइलर का काम ये होता है कि भाई सोर्स कोड को ले और मशीन कोड में चेंज कर दे। ये तो हम पहले भी कर रहे थे, C++ में भी कर रहे थे। और आपने कहा कि जावा में हम कंपाइलर की जगह इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, और आपने फिर दोबारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज कर ली थी। तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है ना, कि आपने दूसरी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज किया था, पर आपने जावा में इंटरप्रेटर यूज किया। अब चूंकि इंटरप्रेटर स्लो होता है और आप कह रहे हैं कि जावा फास्ट है, और आपने एक और कंपाइलर का फिर यूज कर लिया, मतलब आपने इंटरप्रेटर भी यूज कर लिया, आपने कंपाइलर भी यूज किया, और आप कह रहे हैं कि जावा फास्ट है। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों आपको लग रही है, तो मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ कि जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि ये पूरे प्रोग्राम को नहीं करेगा कंपाइल, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को करेगा कंपाइल जो कि बार बार यूज हो रही हैं। जो हमारा कंपाइलर रहता है, मेन कंपाइलर, जो कि पुरानी लैंग्वेज में यूज करते थे अपन लोग, जो पहले यूज करते आते, वो क्या करता था कि आपके पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता था। बट जस्ट इन टाइम कंपाइलर को है JVM तब यूज करता है, मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर को यूज करने से JVM को ये प्रिविलेज मिल जाता है कि वो उन चीजों को कंपाइल कर ले जो कि बार बार यूज हो रही हैं। तो उनको हमको बार बार फिर क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर नहीं करना पड़ेगा, इंटरप्रेट नहीं करना पड़ेगा, उनको बार बार कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार अपन ने उसको मशीन वाले कोड में, मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज कर लिया, फिर उसी कोड को अपन यूज करेंगे। तो हमको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मशीन कोड का यूज करेंगे। वो कैसे, वो देखते हैं। मतलब कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है अपने मेन कंपाइलर से कैसे डिफर करता है, कैसे डिफरेंट है वो अपन देखते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं
तो जो हमारा स्टैटिक कंपाइलर है वो क्या करता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में तो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि क्लास फाइल के रूप में होता है। किसके थ्रू करते हैं अपन लोग, जावा सी, अपन पढ़ चुके हैं कि अपन ने सोर्स कोड लिया, कंपाइलर के थ्रू अपन ने उसको क्लास फाइल या बाइट कोड में चेंज कर दिया। अभी जो बाइट कोड है ना, बाइट कोड या क्लास फाइल, इसको इंटरप्रेटर की सहायता से मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज करना होता है। मैंने बताया था 2 स्टेप होते हैं ना, पहले क्लास फाइल में चेंज हो, अब ये क्लास फाइल मशीन कोड में चेंज होगी। तो जो बाइट कोड है, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें मेथड्स होती हैं, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, इसमें थ्रेड्स होते हैं, इसमें अदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इनमें यदि कोई रिपीटेड कोड है तो फिर इन रिपीटेड कोड को बार बार इंटरप्रेट करने की जगह हम एक बार उनका मशीन कोड बना लें और सीधे मशीन कोड ही हम यूज करें। क्या होता है कि मान लो अपना प्रोग्राम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, और उसमें कई बार क्या हो, लूप लगे हैं या कोई ऐसी चीजें जो बार बार यूज होती हैं, तो हम बार बार उनको एक एक लाइन को एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज ना करके अपन जो बार बार यूज हो रहा है उसको एक बार अपन चेंज कर लें, और जब भी वो चीज मिले उसको अपन उससे रिप्लेस कर दें मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड से, यानी कि जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसको ही हम रखते जाएं। तो हमको फिर इंटरप्रेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास पहले से ही वो चेंजेस रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, टाइम हमारा बचेगा, ठीक है ना। जब कोई चीज बार बार आती है तो उसको बार बार इंटरप्रेट करने से आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको आप पहले ही चेंज कर लो, पहले ही उसको एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा करने से हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये जो है अपन ये फिर से देखते हैं, इफ देयर इज repeated code, then instead of interpreting every time, the code is compiled to an executable code by JIT compiler, ठीक है ना। अब ये परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है, JIT compiles the code when it is needed but not before runtime, मतलब जब जरूरत पड़ती तभी करता है यूज। मतलब कंपाइलर है JIT कंपाइलर, बट जरूरी नहीं कि हर बार वो अपना मशीन कोड को चेंज करता, मशीन कोड में चेंज करे, वो तभी करेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी, यानी कि जब रिपीटेड कोड होगा तो करेगा, नहीं तो क्यों करेगा वो, है ना। या whenever a program is executed, the compiled code is invoked instead of interpreting the entire byte code, ठीक है ना। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइल्ड कोड को ही इन्वोक करते हैं, ना कि उसको इंटरप्रेट करते हैं। यानी कि जब उसको रन करते हैं प्रोग्राम को तो इंटरप्रेट नहीं करते बार बार, उसी मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड को अपन यूज करते हैं। इस तरह से अपना JIT जो है आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। और एक और चीज कि इसका जो यूज है वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप इसको JIT को यूज करें, बट ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप उसको JIT को यूज ही करें। लास्ट स्लाइड हम देख लेते हैं एक बार कि समरी हम देख लें कैसे कैसे किया है इसने, ठीक है ना। अभी मैं JIT की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है। कि जब आपने JIT को यूज किया उसके पहले क्या किया था, आपने जावा सी के थ्रू सोर्स कोड को कन्वर्ट किया बाइट कोड में, तो हमको क्या मिल गया, क्लास फाइल मिल गया। अब इस क्लास फाइल को JVM लोड करेगा, ठीक है। मतलब अभी तक JVM अपनी पिक्चर में नहीं आया था, अपन ने सोर्स कोड को जब कंपाइल किया तब JVM नहीं आया था। जब बाइट कोड बन गया, बाइट कोड यानी क्लास फाइल बन गई, तब ये जो JVM है अब इस क्लास फाइल को लोड करेगा और फिर इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, किसके थ्रू, किसके द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा। यानी कि क्लास फाइल को जब कन्वर्ट करना होता है मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में तो JVM यूज करता है इंटरप्रेटर का। मतलब इंटरप्रेटर तो करता है कन्वर्ट, पर इंटरप्रेटर को कौन कॉल करता है, JVM का काम है भैया किससे क्या काम करवाना है, ठीक है ना। अब जो JIT कंपाइलर है ये JVM का ही फीचर है, मतलब JVM के पास JIT कंपाइलर भी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये JVM को बताता है कि भैया JVM आप एनालाइज करो पूरे कोड को कि इसमें कौन सी मेथड ऐसी है, कौन से कोड ऐसे हैं जो कि और एफिशिएंट बनाए जा सकते हैं या बार बार यूज हो रहे तो उसको अपन पहले से ही मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज कर दें और उसको रिप्लेस कर दें। तो JIT कंपाइलर फीचर के कारण JVM को हेल्प मिलती है कि वो अपने कोड को एनालाइज कर सके और मेथड कॉल्स या जो भी चीजें उसको एनालाइज करके उनको और एफिशिएंट बना दे, ठीक है ना। तो कुल मिला के JIT क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करना मतलब और उसको
अच्छा बनाता है, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट बना सकता है। कौन? JIT। तो JIT ऑप्टिमाइजेस द प्रायोरिटी मेथड कॉल्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अब JIT जो है ऑप्टिमाइज करता है। लास्ट में क्या है? वंस दीज मेथड कॉल्स आर कंपाइल्ड, JVM execute this optimized code instead of interpreting it। यानी कि जब JIT बोलता है JVM को कि भैया आप देख लो कोई ऐसी मेथड कॉल्स हैं जो कि एफिशिएंट हो सकती हैं, तो ये सब एफिशिएंट कर लेता है फिर JVM JIT के द्वारा। जब ये सब हो जाता है, एफिशिएंट बन जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है, फिर जाके JVM एग्जीक्यूट करता है ऑप्टिमाइज्ड कोड को, है ना। इंटरप्रेटिंग नहीं करता है फिर वो। अब ऐसा करने से ही आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ जाती है और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से JIT जावा प्रोग्राम को हाई परफॉर्मेंस बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का था JD के JRE और JVM। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन हमने देखा, फिर लाइफ टाइम ऑफ जावा देखा हमने, और फिर हमने क्या देखा? लाइफ टाइम ऑफ जावा वर्चुअल मशीन देखा हमने, JRE देखा और JDK देखा, और JIT हमने बाद में देखा है। ठीक है, अब हम